नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम मनोविज्ञान के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, किस संप्रदाय को मनोविज्ञान में द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है? प्रेरकीय संप्रदाय, मनोविश्लेषण संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, प्रकार्यात्मक संप्रदाय। विकल्प सी, व्यवहारवादी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डेकार्टे, ऑप्शन डी विलियम वुंड। ध्यान से समझे प्रश्न को। कौन सा मनोवैज्ञानिक इनमें से आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समर्थक नहीं है? आपको पता है कि ऊपर के तीनों हैं, ये आत्मा विज्ञान के समर्थक है, विलियम वुंड इनमें से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद। ब्लैक बॉक्स थ्योरी। विकल्प ए व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टोलमैन। विकल्प ए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बी सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। सी प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ऑप्शन डी निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकों के ज्ञान प्रदान करता है, समझ शैक्षणिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो विकल्प बी समस्त शैक्षणिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों की दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो इसमें विकल्प सी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि, सहगामी विधि। तो आपको पता है कि व्याख्यान विधि है वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं है क्योंकि इसमें केवल अध्यापक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी है वो इसमें निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं। तो जो व्याख्यान विधि है ये प्रजातांत्रिक विधि बिल्कुल भी नहीं है, बाकी की तीनों विधियाँ प्रजातांत्रिक है। प्रश्न नंबर 9, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो समस्यात्मक बच्चों के लिए आवश्यक है कि अध्यापक ऐसे बच्चे को परामर्श दें, उनके समस्या को सुने और फिर उसका समाधान करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 10, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए, उत्तर में जो गलती है उसे सुधार की कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। तो विकल्प सी उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना